मेरा देवर बहुत छोटा था और लाडला था। सब घर वाले उसको बहुत प्यार करते थे और वो बहुत छोटा था। मैं भी उसको प्यार से गले लगा लेती और वो भी मुझे अपनी बड़ी बहन समझता था और मेरे कमरे में रहता था। एक दिन मेरे पति और घर वाले सब एक शादी में चले गए। पति ने कहा, मेरे भाई को अपने कमरे में सुला लेना, रात को उसको डर लगता है। मैंने बच्चा समझकर उसको सुला लिया। उस रात उसने जो मेरे साथ किया, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उसने मेरे साथ, मेरा नाम काव्या है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में एक छोटा देवर भी है जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं 4 बड़े भाइयों की छोटी बहन थी, लेकिन मेरा कोई छोटा भाई नहीं था। इसलिए मुझे एक छोटा भाई हमेशा से ही चाहिए था। मैंने सोचा कि भाई तो अब नहीं मिल सकता, पर देवर ही भाई की सूरत में मिल गया था। घर में मेरी सास नहीं थी, लेकिन मेरी 2 नंदे रहती थी और मेरे ससुर भी रहते थे। मेरे देवर का नाम राहुल था। वो पूरा दिन मेरे आसपास ही मंडराता रहता है। शादी के बाद पता नहीं उसको क्या हो गया था कि वो बस मेरे पास ही बैठा रहता था कि मेरी भाभी सबसे प्यारी है, भाभी के साथ बैठूंगा, उनके साथ खाना खाऊंगा। देखने में तो मैं वाकई बहुत खूबसूरत थी। तभी तो अपने पति का दिल मैंने जीत लिया था। वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं भी आंखों में ख्वाब सजाए खुश थी। सोचा था कि जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। पति को पहले से जानती थी, लेकिन मोहब्बत की शादी नहीं थी। दरअसल हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं पर मेरे पति ने मुझे पसंद कर लिया और उसके बाद रिश्ता भेज दिया। वो कहते थे कि मेरी तरफ से ये पसंद की शादी है और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हमेशा मेरे घर वालों की इज्जत करना, उनका ख्याल रखना, और मेरे छोटे भाई में तो मेरी जान बसती है। मैं सारी जिंदगी बाहर शहर में रहा हूँ, अपने घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा है। जब मैं वापस आया तो छोटा राहुल 9 साल का हो चुका था। उसके बाद तो मैं वापस आया हूँ। 9 साल के बाद मैंने उसको देखा है। वहाँ पर बुरी तरह मैं फंस गया था, इसलिए फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। सारी जिंदगी उनसे दूर दूर ही रहा हूँ। पढ़ाई के सिलसिले में तो फिर नौकरी, मेरे लिए बाहर से कोई चीज़ भी ले आता। इतना प्यार आता मुझे उस पर कि कभी मैं उसे गले भी लगा लेती थी। हम लोग जब कभी घर से कहीं बाहर जाते तो वो बहुत बेचैन हो जाता था। एक दफ़ा मायके रहने के लिए गई। मेरा मायका दूर नहीं था, इसलिए 2-4 दिन रहने के बाद वापस आ गई। वापस आई तो राहुल रोता हुआ मेरे गले लग गया। कहने लगा कि आपकी बहुत याद आई है। सब लोग कहते थे कि कितना प्यार करता है तुमसे, लेकिन वो स्कूल नहीं जाया करता था। सब लोग कहते थे कि स्कूल नहीं जाता है, ये बड़ी बुरी आदत है, इसको स्कूल जाना चाहिए। वो कहता था कि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, लेकिन मेरा पति कहता था बना बनाया कारोबार है, इसको कारोबार समझा देंगे, अपना काम करेगा। पढ़ाई तो उसको करनी होती है जिसको नौकरी करनी होती है, इसको क्या ज़रूरत है। मैंने इतनी मेहनत इसलिए की है कि कम से कम मेरा भाई तो बैठकर खा सके, इसलिए वो सबका लाडला भी था और खासा बिगड़ा हुआ भी था। लेकिन कभी कभी तो अपनी बड़ी बहनों के साथ बदतमीजी भी करता था, लेकिन मेरे साथ हमेशा इज्जत से पेश आता था। एक दफ़ा मेरी नंद के साथ थोड़ी सी बहस हो गई तो उसने अपनी बहन को ही बातें सुनाई। उसने कहा कि बातें तो आप ऐसी कर रही हो कि खाने में नमक ज़्यादा कर दिया है, जैसे तुम बड़ा अच्छा खाना बनाती हो। अभी भाभी के आने से पहले जो तुमने मिठाई में रंग भरे थे और सारे घर वालों का पेट खराब हो गया था, वो भी सबको याद है। 500 रुपये की मिठाई के लिए 4000 का खर्च हो गया था। मैं मुस्कुरा दी और मेरी नंद ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि कितना बदतमीज हो गया है ये। वो इसी तरह से मेरा साथ देता था और एक तरह से हमारी टीम सी बन गई थी। वो कहता था कि मैं तो आप ही की तरफ हूँ, हमेशा आपका साथ दूंगा और बहुत अच्छी है, आपने किसी से नहीं डरना। अगर भाई भी कभी आपसे नाराज़ हो गया, मैं फिर भी आपके साथ खड़ा रहूँगा। मुझे उस पर बहुत प्यार आता था, वो अच्छा बच्चा था। राहुल को मैंने समझाया कि तुम स्कूल जाया करो। उसने कहा कि आपकी सारी बातें मानूंगा, आपके लिए जान भी दे दूंगा, लेकिन स्कूल न भेजे मुझे, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं।
मेरी सबसे अच्छी भाभी हैं, मैं हमेशा आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन मुझे ये सारी बातें मत कहें। आप बताएं आपको क्या खाना है, आपके लिए लेकर आता हूँ। आप समझिए कि मैं आपका नौकर हूँ, लेकिन स्कूल नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक पढ़ा लिखा इंसान जब कारोबार करता है तो उसका और स्टाइल होता है, और अनपढ़ इंसान जब कारोबार करता है तो वो कारोबार पढ़े लिखे इंसान की तरह नहीं करता है। बस इतना याद रखना। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा पति घर पे नहीं था और मेरे घर में मेरे पति का एक रिश्तेदार आया था। जब उसने मुझे नमस्ते किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। राहुल ने यह बात नोट कर ली। मैं किचन में चाय बनाने गई तो उसने मुझे आकर कहा कि उसने आपके साथ बदतमीजी की है। आपने उसको कुछ कहा नहीं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इस तरह घर में लड़ाई हो जाएगी। मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, सब कहेंगे कि आते ही लड़ाई करवा दी घर में, और वो फिर तुम्हारी बहन का होने वाला ससुराल भी है। ऐसी बातें नहीं की जाती। तो मुझे उसने कहा कि वो आपका हाथ पकड़े और आप चुपचाप कर जाएं, क्योंकि वो मेरी बहन का ससुराल है। ये क्या बात हुई? ये हरकत आपको किसने सिखाई है? आपको कोई परेशान करेगा तो आप उसे परेशान करने देंगी? मैं छोटे राहुल की बात सुनकर हैरान थी कि किस तरह बड़े इंसान की तरह सोचकर कह रहा है, और मुझे भी समझा रहा था। बात तो उसकी ठीक थी, लेकिन बहन बेटी का मामला था और मेरे लिए मेरे ससुराल का मामला था। ये भी तो हो सकता था कि उसने गलती से मेरा हाथ पकड़ लिया है, जबकि मैं अच्छी तरह समझती थी कि गलती नहीं हुई थी। वो शख्स मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मैंने राहुल को कहा कि छोड़ो, पहली गलती समझकर माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन राहुल ने तो उससे बदला लिया। उसने उसकी चाय में कड़वा दवा डाल दी, वो भी इतना ज़्यादा कड़वा दवा के सिर्फ एक घूंट पीने से ही उसकी हालत गंभीर हो गई। उसका सांस बंद हो गया। अच्छा भला तमाशा बन गया। मेहमानों के जाने के बाद मेरी नंद ने राहुल को बहुत मारा, इतना मारा कि वो बच्चा रोता हुआ छत पर चला गया और कुछ घंटे तक वहीं बैठा रहा, खाना भी नहीं खा रहा था। मैं छत पर गई उसे मनाने के लिए। जब मैं उसको मना रही थी तो रोते रोते मेरे गले लग गया और मुझे अचानक से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं फौरन उससे दूर हो गई। उसने कहा, क्या हुआ भाभी? तो मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, तुम चलो मेरे साथ नीचे। और रिया बता रही थी कि तुमने खाना भी नहीं खाया। खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आ जाओ नीचे, भाई भी तुम्हारा आने वाला है। और फिर इस तरह भाई को सारी बात पता चल जाएगी और हो सकता है वो भी तुम पर गुस्सा करे। मैंने राहुल को समझाया था और उसको नीचे ले आई। वो खाना अक्सर मेरे साथ ही खाया करता था। एक दफ़ा उसकी बहन ने उसे कोई चीज़ मंगवाई तो कहने लगा, बहुत धूप है, मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरी नंद ने कहा, अभी 10 मिनट पहले भाभी के लिए गए हुए थे चीज़ लेने। वो तुम्हारी लाडली है, हम तुम्हारी सगी बहनें हैं, हमारे लिए नहीं जाओगे? उनके लिए धूप में जा सकते हो? तो राहुल ने कहा कि उनके लिए तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम लोगों के लिए तो मैं गली में भी नहीं जाऊँगा। उसकी बहनें तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई और मैं भी हैरान हो गई कि कैसे मेरे लिए अपनी बहनों से लड़ाई कर रहा है। कल को वो कहेंगी कि इसी ने उसको कोई पट्टी पढ़ाई है। मैंने उसको समझाया, लेकिन वह कोई बात समझता ही नहीं था। वो बहुत ज़्यादा जिद्दी था। एक दिन मेरे ससुर और पति को रात के लिए घर से कहीं जाना पड़ गया था। मेरे पति ने कहा कि राहुल को अपने कमरे में सुला लेना, वो अकेला सोने से डरता है। बहनें भी शादी में जा रही थी, वो देर से आएंगी। पहले तो वो पापा के कमरे में सोता था, लेकिन अब वो भी उसके साथ जा रहे थे और बहनें उसे अपने पास सुलाएंगी नहीं, उससे उनकी बनती नहीं। इसलिए तुम उसे अपने कमरे में सुला लेना, तुम्हें भी अकेले में डर नहीं लगेगा। मैंने कहा ठीक है। जब रात हुई तो मैंने उसको कहा कि आ जाओ कमरे में, सोने का वक्त हो गया है। राहुल मेरे कमरे में आकर सो गया। शादीशुदा थी, अभी अभी कमरा सेट हो रहा था। मेरे कमरे में एक ही सोफे थे जिन पर कोई सो नहीं सकता था। जाहिर है उसको बेड पर ही सोना था। मैंने भी बच्चा समझकर उसे अपने पति की जगह पर सुला दिया और खुद भी करवट लेटकर सो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका हाथ अपने हाथ पर महसूस किया और कहा कि यह क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि
कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और अचानक से वो ही अपनी बात से उतर गया, बुरी और फिजूल बातें करने लगा। मैं सुनकर हैरान रह गई। उसने ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर दी कि मैं शर्म से पानी हो गई। मैंने कहा कि किस किस्म की बातें कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें, कहाँ से सुनी है तुमने ये सारी बातें? कहने लगा कि बहुत जगह से सुनी है और आपके लिए ही बचा कर रखी हुई थी। वो तो मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो बच्चा नहीं कोई जवान आदमी है। और फिर उसने मेरी इज्जत पर हमला किया। उसने कहा कि मैं कोई 16 साल का छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरी उम्र 20 साल है। भाई तो बाहर के शहर होता था, उसे क्या पता कि मेरी उम्र क्या है। ये तो मेरी कद नहीं बढ़ रहा है, मेरे अंदर बच्चों वाला कुछ भी नहीं है। मुझे बच्चा समझकर माँ बनने की कोशिश मत करना। तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए सब कुछ क्यों कर रहा था? तुम्हारे लिए अपनी बहनों से लड़ाई कर रहा था, तुम्हारे लिए धूप में अपना मुंह जलाने के लिए निकल जाता था क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती थी। मैंने कहा कि तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझा और तुम तो भाई क्या इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं हो। मैं सारे घर वालों को बता दूंगी। उसने कहा, हाँ बता दो घर वालों को, कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि मैं कहूँगा तुमने ही मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मैं हैरान और परेशान रह गई। उसने गमला उठाकर मेरे सिर पर दे मारा और मैं नींद बेहोश हो गई। सुबह उठी तो मेरे से मेरी सबसे कीमती चीज़ छीन ली गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या करूंगी। मेरा पति और ससुराल वाले वापस आ गए। जब अपनी बेगुनाही का सबूत देने की कोशिश की तो इससे पहले ही मेरे देवर ने घर वालों को सब कुछ बता दिया था कि इसने मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की है। मेरा पति मुझसे गुस्सा हो चुका था, सब मुझ पर ही बुरी बुरी बातें कर रहे थे और नंदों की तो जुबान ही नहीं रुक रही थी। जब मैंने अपने पति से कहा कि इसने ये सब कुछ किया है, उस दिन भी उसने मुझे गले लगाया था, तो ये मुझे ऐसे गले लगा रहा था जैसे आप मुझे गले लगाते हैं। मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि एक तो किसी के साथ मुंह काला किया है मेरे ना रहने में और अब मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही हो। अरे तुम जैसी लड़की एक आदमी के सहारे नहीं रह सकती। खूबसूरत होना अपनी खूबसूरती पर बड़ा गुरूर होता है। जब आईना देखती हो तो सोचती होगी कि एक आदमी के सहारे कैसे रहूंगी। ये खूबसूरती तो बाकी आदमियों में बांट देनी चाहिए और भी चाहने वाले मिल जाएंगे। और तुम्हें जब कोई और नहीं मिला तो तुमने मेरे छोटे भाई का इस्तेमाल किया। इस बेचारे बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा। इन बातों का तुमने इसे वक्त से पहले जवान कर दिया, इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम जैसी औरत से पता नहीं मैंने कैसे शादी कर लिया। तुम्हें तो कोठे पे बैठा देना चाहिए। निकल जाओ मेरे घर से। मेरे पति ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। मैं उसके कदमों में बैठी थी, लेकिन उसके बाद मैं उसके कदमों से उठ गई क्योंकि उसने हर हद पार कर दी थी। बिना समझे, बिना जाने, बिना किसी सफाई के उसने तो बात मान ली जो मेरे देवर ने कही थी और मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया। मैं अपने पापा के घर चली गई। माँ बाप बेटी वाले थे तो क्या कर सकते थे। उनकी और 4 बेटियां थी। घर में ही रहने लगी। पति छोड़कर आ गया, वापस आया ही नहीं, यहाँ तक कि बात करने के लिए भी नहीं। मेरे पापा ने कहा कि बात तो करो, बैठकर इस बात को समाधान निकालते हैं। पति ने कहा कि आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखें। कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि ये बच्चा मेरे देवर का है या मेरे पति का। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं कहीं की भी नहीं रही थी। मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे बुरी किस्मत वाली लड़की हूँ और मेरे साथ इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा हुआ है। मेरे घर वालों को तो मैंने सारी बात बताई थी, वो भी मुझे ही बातें सुनाने लगे कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं चला। औरत को तो पता चल जाता है कि आदमी उसके बारे में क्या सोच रहा है। मैंने कहा कि मैं तो उसको बच्चा ही समझती रही, मुझे क्या पता था। मेरा पति मुझसे कोई बात ही नहीं करता था। मैं उसे फ़ोन करती थी, मैसेज करती थी, उसको वॉइस मैसेज भी करती थी, रोती थी, लंबे लंबे 5 मिनट के मैसेज भेजती थी, लेकिन वो मुझे जवाब नहीं देता था। मैंने उससे कहा कि एक दिन तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊँगी क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाएगी।
रिश्तों को इतना मत उलझाओ कि फिर तुम सुलझा ही ना सको। लेकिन मेरा पति जवाब भी नहीं देता था। फिर उसने मेरा मैसेज सुनना भी छोड़ दिया था। मेरा 9वां महीना चल रहा था जब एक दिन मेरा पति घर आया। उसे देखकर मैं हैरान रह गई कि जो शख्स पिछले 9 महीने से मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था, आज मेरे घर से सर झुकाए खड़ा था। उसने मेरे पापा से कहा कि मुझे अकेले में बात करनी है। मैंने कहा कि क्या बात करनी है, क्यों आए हो यहाँ? पर पापा ने हमें अकेला छोड़ दिया। अब उसने मुझसे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर में बहुत परेशानी आई है। कहते हैं कि जिस घर में किसी बेकसूर के आंसू किसी बेकसूर पर इल्जाम लगाई हो तो फिर वो घर बर्बाद हो जाता है। मेरी बहन का तलाक हो गई है। उसकी शादी हुआ था लेकिन उन लोगों ने तलाक दे दी, जबकि वो अभी तक गई भी नहीं थी। छोटी बहन बालकनी से गिर गई है और उसकी एक हड्डी टूट गई है। और तुम जानती हो राहुल के साथ क्या हुआ है? उसे कैंसर हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर उसे बचाना है 50 लाख रुपया लगेगा। तुम्हें पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और उसके पास शायद 6 महीना से ज़्यादा का समय नहीं है। उसने सब कुछ बता दिया है कि वो तुम पर नज़र रखता था। उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। तुम्हें मैं बहुत बुरा भला कहा। अपने भाई की प्यार में अंधा हो गया था। समझता था कि वो तो बच्चा है, लेकिन आजकल कोई बच्चा नहीं होता है। मुझे माफ़ कर दो। वो छोटा सा बच्चा है, दिन रात रोता रहता है, कहता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की है। मैंने अपने पति से कहा कि मैं तो वही हूँ जिसको तुम बाजार में बिठाना चाहते थे। आज अपने घर वापस ले जाने के लिए आए हो। मेरे पति के आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा कि भगवान भी कहता है कि कोई फैसला करने से पहले हकीकत जान लो। कम से कम तुम पूछ तो लेते मुझसे। तुमने मुझे सफाई पेश करने का मौका भी नहीं दिया। और जब मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो तुमने क्या कहा था? तुमने ये कहा था कि ये बच्चा मेरा नहीं है, इसको गिरा दो। अब इस बच्चे समेत मैं तुम्हें अपना कैसे सकती हूँ? मुझे तलाकनामा भेज देना इस बच्चे की पैदाइश के बाद, नहीं तो मुझे तुम पर केस करना पड़ेगा। मैंने कहा और वहाँ से मैं चली गई। मेरा पति मुझे पुकारता रह गया, लेकिन मैंने पलटकर नहीं देखा। कितने घाव लगाए थे उसने मेरे दिल पर। जब भरोसा ही ना करे कोई आप पर तो फिर पीछे क्या रह जाता है? मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मेरे पापा के साथ कोई बात करता रहा। उसके बाद 5-6 दफ़ा घर आया। मैंने पापा को कह दिया कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी और यह मेरा आखिरी फैसला है। आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। अपने और अपनी औलाद के लिए खुद ही कुछ कर लूंगी। पापा ने कहा कि ऐसी बात क्यों करती हो? हम क्या मर गए हैं? जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। भगवान ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी थी। वैसे तो मेरा भी इस वक्त में बहुत ही बुरा हाल हुआ था, लेकिन मैं अपनी बेटी को बहादुर बनाऊंगी। यही सोचकर मैंने उसे दिल से लगा लिया। बेटी की पैदा होने के बाद पति पर केस कर दिया और उससे तलाक लेकर अपने घर में रहने लगी। घर में बच्चों को पढ़ाती थी, फिर धीरे धीरे और काम भी करने लगी। फिर जब बच्ची बड़ी हो गई तो एक ऑफिस में जॉब कर ली। अब अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, उसका ख्याल रखती हूँ। मेरा देवर अभी भी इसी दुनिया में है। वो लोग तो कहते हैं कि उसे कैंसर है, लेकिन शायद उसे कोई और ही बीमारी है। और अब मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, इसलिए हकीकत को जानकर विश्वास करना ही चाहिए, फिर कोई फैसला लेना चाहिए। जल्दबाजी गुस्से में रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए।